कराती हूँ हमारे एसएसजे विश्वविद्यालय से। 2020 में एक नवसृजित विश्वविद्यालय है। मध्य हिमालय के सुंदर वातावरण में अल्मोड़ा शहर में स्थापित है और यहाँ आज हम सभी एकत्रित हुए हैं शोध की कुछ बारीकियां सीखने के लिए। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं ज्ञान की देवी मां शारदा के चरणों में वंदन के साथ। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मां शारदी के चरणों में शत शत नमन। Let's start together and welcome all the dignitaries. I would like to invite our head of the psychology department and our course director, Professor Madhulata Nayal ma'am, to welcome. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एवं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेस नॉर्दर्न रीजनल सेंटर न्यू दिल्ली द्वारा प्रायोजित सामाजिक विज्ञान के शोध विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस 10 दिवसीय कार्यशाला, जो कि 12 मार्च 2021 से 21 मार्च 2021 तक चलेगी, मैं अपनी कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर आराधना शुक्ला जी, मनोविज्ञान विभाग के समस्त प्राध्यापक एवं अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन के इस क्रम में मैं सर्वप्रथम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के माननीय कुलपति महोदय, इस कार्यशाला के संरक्षक प्रोफेसर NS भंडारी जी का, जिन्होंने इस कार्यशाला की स्वीकृति के प्रथम दिन से ही इसके सफल आयोजन हेतु अपना संपूर्ण सहयोग, सुझाव, प्रयास एवं आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं और आज की कार्यशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इनॉग्रल सेशन के मुख्य अतिथि डायरेक्टर रिसर्च ICSSR, ऑनररी डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजनल सेंटर न्यू दिल्ली, डॉक्टर GS सोन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं तथा आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं कि आपने इस कार्यशाला के आयोजन हेतु पूर्ण धनराशि आवंटित कर इस कार्यशाला को कार्य रूप में परिणत किया है। महोदय, आपने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की, बल्कि इस कार्यशाला के आयोजन में होने वाली छोटी से छोटी समस्याओं के निदान हेतु अपना अमूल्य समय दिया। सर, आपने इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि का पद स्वीकार कर हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसी क्रम में मैं सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी कैंपस अल्मोड़ा के निदेशक, इस कार्यशाला के सह संरक्षक प्रोफेसर नीरज तिवारी जी, जिन्होंने अपने शैक्षिक प्रशासनिक क्षेत्रों में आदर्श स्थापित करते हुए
कार्यशाला के आयोजन संचालन हेतु अपने अनुभवों से हमें हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा, मैं हृदय तल से आपका स्वागत करती हूँ। इसके पश्चात मैं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा की कला संकाय अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, हमारी मार्गदर्शक, कठिनतम परिस्थितियों में ढाल की तरह खड़ी रहने वाली इस कार्यशाला की सह संरक्षक प्रोफेसर पुष्पा अवस्थी जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर के लाइब्रेरियन डॉक्टर विभास मिश्र जी का एवं उनकी टीम का, जिन्होंने इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर आज इस कार्यशाला को कार्यान्वित करने में अपना योगदान दिया है। इसके पश्चात मैं अपने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ, जिनके अस्तित्व के बिना यह कार्यशाला व्यर्थ है। प्रतिभागियों के लिए इस कार्यशाला में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। करंट रिसर्चेस ऑफ सोशल साइंस researches in India, research problem and important aspect, hypothesis and testing, literature review, importance, source of collection and challenges, variable and controlling, sampling, psychometrics, types of data, primary and secondary, experimental research, qualitative data analysis, research design and overview, data collection method, questionnaire, survey, interview and observation, challenges and new dimension in research of literature and linguistics, criteria for good research and interdisciplinary approach, mixed method research, descriptive statistics introduction, SPSS, descriptive statistics and correlation, inferential statistics, factor analysis, cross-culture research, regression and correlational analysis, writing process of ANOVA and t-test, ethical issues in social science researches dealing with plagiarism, referencing an important aspect, how to write thesis, research paper writing and publication. इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इन 10 दिवसीय कार्यशाला में पूर्णतः फोकस रखेंगे। इसके पश्चात जो इन बिंदुओं पर हमारे विशेषज्ञ होंगे वे सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल एवं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की होंगे। इस वर्कशॉप में कुल 105 शोध विद्यार्थी भाग लेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। इस कार्यशाला में नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में सम्मिलित प्रदेशों के ही विद्यार्थी हैं, जिसमें उत्तराखंड से 82, उत्तर प्रदेश से 18, राजस्थान से 2 और मध्य प्रदेश से 1 प्रतिभागी ने भाग लिया है। अंत में मैं पुनः सभी का एक बार स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। धन्यवाद। थैंक्स मैम। अब कार्यक्रम में आगे अपने संबोधन के साथ मैं आमंत्रित करती हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं डीन आर्ट्स एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पुष्पा अवस्थी मैम को। आज के शुभ दिन इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा शुभ आशीर्वाद एवं जितने भी विषय विशेषज्ञ एवं गुरुजन इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबके प्रति मैं
प्रणाम व्यक्त करती हूँ। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित, जो केवल पीएचडी हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए है और सामाजिक विषय से संबंधित है, उस पर मनोविज्ञान विभाग के द्वारा जिस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उस कार्यशाला के प्रायोजकों की बात यदि हम न करें तो शायद हम इस कार्यशाला की सफलता की बात भी नहीं कर सकते हैं। इस कार्यशाला का प्रायोजित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नॉर्दर्न रीजनल सेंटर न्यू दिल्ली के द्वारा, और 12 मार्च से 21 मार्च तक ये 10 दिवसीय कार्यशाला चलने वाली है। और निसंदेह इस कार्यशाला के द्वारा हमारे जो प्रतिभागी हैं, उन्हें अपने अनुसंधान काल में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वे शोध की बारीकियों को इस कार्यशाला के माध्यम से समझेंगे और आगे अपने शोध कार्य में उसका उपयोग करेंगे। इस कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस कार्यशाला के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर NS भंडारी, माननीय कुलपति जी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने कला संकाय के मनोविज्ञान विभाग को इस कार्यशाला के आयोजन हेतु न केवल अपनी सहर्ष अनुमति प्रदान की, अपितु अपना सतत हमारे ऊपर बनाए रखा। पुनश्च मैं रिसर्च डायरेक्टर ICSSR तथा ऑनरेरी डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजनल सेंटर डॉक्टर GS सोन की भी अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन हेतु हमें न केवल मानसिक संबल प्रदान किया, अपितु आर्थिक संबल भी प्रदान किया। और शायद उनके इस आर्थिक संबल के बिना इस कार्यशाला का आयोजन संभव ही न हो पाता। अतः उनके प्रति बारंबार मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे परिसर के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के परिसर निदेशक प्रोफेसर नीरज तिवारी जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मनोविज्ञान विभाग को अपने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग सतत प्रदान किया। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स की डायरेक्टर अतिशय ऊर्जावान प्रोफेसर मधुलता नयाल, अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को मैं साधुवाद देती हूँ कि जिनके अथक प्रयासों से इस कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। आज जब देश में कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, सरकार की SOP का भी पालन करने का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ऐसे समय में उनके द्वारा इस वृहत आयोजन को वर्चुअल रूप से संपादित करना, ये उनके सतत प्रयासों का ही फल है और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उनको अपना शुभ आशीर्वाद भी देती हूँ कि ये जो आयोजन है ये इतिश्री से लेकर के समापन पर्यंत सफलतापूर्वक चले। मनोविज्ञान विषय पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली मनोविज्ञान की विदुषी कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर आराधना शुक्ला, जो यहीं के कुमाऊं विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं मनोविज्ञान विभाग की और वर्तमान में सीनियर फेलो हैं ICSSR की, और इसी विभाग में वे मनोविज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय कैंपस में ही वे कार्य कर रही हैं। तो उनके सफल मार्गदर्शन एवं सहयोग के बिना इस कार्य का संपादन शायद संभव नहीं हो पाता। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा मनोविज्ञान विभाग के ही प्राध्यापक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर मोहम्मद गुफरान तथा प्रोफेसर PD भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नवीन चंद भट्ट, जो
अध्यक्ष यौगिक साइंस विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, को जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रुचि कक्कड़ आदि का भी मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने निरंतर अपना सहयोग हमें प्रदान किया। कला संकाय, इसके अलावा कला संकाय के अन्य विभागों के प्राध्यापकों ने भी हमें इस कार्य हेतु निरंतर अपना सहयोग प्रदान किया है। यहाँ तक कि इस लाइब्रेरियन जो हमारे हैं विभाष कुमार मिश्रा जी, कल हमारे समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हुई थी कि हम जहां हमने पहले आयोजन करना था वहां हमारे लिए कुछ विद्युत संबंधी समस्याएं आ गई थी। उन्होंने तुरंत हमको अपनी पूरी नेट प्रदान की, जिससे के माध्यम से आज हम आपके सामने रूबरू हो पा रहे हैं। इसके अलावा मैं मनोविज्ञान विभाग तथा अन्य विभागों के JRF तथा रिसर्च स्कॉलर्स को भी साधुवाद देती हूं, जो अहर्निश इस कार्य की सफलता हेतु प्रयासरत रहे हैं। इस वर्चुअल कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए देश के अनेक प्रांतों से सम्मिलित हुए अनुसंधानों के प्रति मेरी अनेकशः शुभकामनाएं हैं। यह शोधार्थियों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अपने अनुसंधान काल में आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी पर अनेक मूर्धन्य विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। निसंदेह ऐसा सुअवसर अपने शोध कार्य के अंतराल में आपके लिए दुर्लभ होगा। अतः शोधार्थियों के लिए शुभ आशीर्वाद के साथ साथ मेरा ये एक सुझाव भी है कि इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले जो प्रतिभागी गण हैं, वे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इसमें प्रतिभाग न करें, अपितु शोध की बारीकियों को समझने के लिए इस कार्यशाला में प्रतिभाग करें और उन बारीकियों को समझ करके वे आगे इसका उपयोग अपने शोध कार्य के लिए करें। ये प्रतिभागियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर इस दृष्टि से भी है कि उन्हें इस वर्चुअल कार्यशाला के माध्यम से घर बैठे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के विविध आयामों की जानकारी तत्संबंधी विषय विशेषज्ञों के श्रीमुख से प्राप्त होगी। आप सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला में लाभान्वित हों और शोध की तकनीक को भलीभांति समझकर अपने शोध कार्य को सरलता पूर्वक संपन्न करें, यही मेरी शुभकामना है। अंत में एक बार पुनः मैं मनोविज्ञान विभाग के सभी प्राध्यापकों, मनोविज्ञान तथा अन्य विभागों के JRF तथा उन सभी शोध छात्रों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं, जिन्होंने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया तथा किसी न किसी रूप में अपना सहयोग दिया। इस कार्यशाला के प्रायोजकों की अनुकंपा से आयोजित तथा माननीय कुलपति महोदय के शुभ आशीर्वाद से मनोविज्ञान विभाग का यह महती कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो, यही मेरी शुभकामना है। प्रतिभागियों के लिए मेरा यही शुभ संदेश है कि शुभास्ते पथाः स्युः, आपका मार्ग कल्याणकारी हो, आप अपने शोध कार्य में निरंतर प्रगति को प्राप्त करें और अपने जीवन में महान उद्देश्यों को प्राप्त करें। अब मैं थोड़ा सा इस जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर जो ये कार्यशाला आयोजित हो रही है, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, सोशल साइंसेज। विशेष रूप से ये सोशल साइंस पर आधारित है और मैं स्कॉलर हूं, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि सोशल साइंसेज में जिन तकनीकों का प्रयोग होता है, भाषा के लिए भी वे तकनीक उतनी ही लाभकारी हो, यह आवश्यक नहीं है। सोशल साइंसेज के रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो तकनीकें हैं, उनको आप विषय विशेषज्ञों के मुख से सुनेंगे और उनसे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जो भाषा के विद्यार्थी हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, उनके लिए उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से
अपने शोध कार्य में सहायता प्राप्त कर पाना या उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझ पाना, उसके अनुरूप अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा पाना थोड़ा कठिन होता है। तो इस विषय पर मैं बाद में आप लोगों से बात करूंगी। अभी मेरा शुभकामना संदेश है कि आप सभी अपने कार्य में सफल हों, आयोजक भी सफल हों और जो प्रतिभा करने वाले हैं वे भी सफलता को प्राप्त करें। जो उनके प्रति मेरी यही शुभकामना है। प्रणाम। हार्दिक धन्यवाद और आभार मैम। आपकी शुभकामनाएं हमें यूं ही निरंतर मिलती रहें। कार्यक्रम में आगे जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, आप हैं हमारे बीच उपस्थित डायरेक्टर एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा प्रोफेसर नीरज तिवारी सर। गुरुवर, आप अपने संबोधन के लिए आमंत्रित हैं। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं इस कार्यक्रम के प्रायोजक प्रोफेसर जीएस सोन जी, सर आपकी वीडियो ऑफ है, इसे ऑन कीजिए। I think Professor Tiwari has muted himself. Please request him to unmute his microphone. सर प्रोफेसर नीरज तिवारी सर, आपसे हमारा निवेदन है। डायरेक्टर सर, आप अनम्यूट कीजिए। उसको अनम्यूट करिए अपने यहाँ से। जी हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सुनाई दे रही सर। जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जीएस सोन जी, डायरेक्टर आईसीएसएसआर नॉर्दर्न रीजन, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनएस भंडारी जी एवं इस वर्कशॉप के संरक्षक डीन कला संकाय प्रोफेसर पुष्पा अवस्थी जी, कार्यक्रम की डायरेक्टर प्रोफेसर मधुलता नयाल जी, कार्यक्रम की कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर आराधना शुक्ला जी, उपस्थित अध्यापक गण, रिसर्च स्कॉलर्स एवं समस्त प्रतिभागीगण, मुझे बहुत खुशी है कि साइकोलॉजी विभाग विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा आज इस 10 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया जा रहा है और इस कार्यशाला को संपन्न किया जा रहा है। हमारे पास वर्चुअल माध्यम से कोई भी कार्यशाला, कोई भी कार्य कराया जाना बहुत आसान नहीं है। यदि संभव होता हम लोग यहाँ आते, यदि सभी प्रतिभागी यहाँ आते तो हमें और ज्यादा खुशी होती। इस परिसर में आप लोगों का स्वागत करने का, आप लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिलता, लेकिन कोरोना की परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस समय ऑफलाइन मोड में बहुत सारी चीजें कराया जाना संभव नहीं है। इस कारण इस वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया है और बहुत सारी दिक्कतें वर्चुअल कार्यशाला में आती हैं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत जो पहाड़ों में रहती है वो नेटवर्क की दिक्कत रहती है और ये हमारे लिए बहुत मेहनत मैडम लोगों ने कल से कर रहे हैं। मैं देख रहा था कल भी दिक्कतें पड़ रही थी और आज भी दिक्कतें पड़ रही हैं। मैं भी जुड़ा हुआ था, सुबह 10 बजे से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मुझे संबोधन का समय आया उस समय नेटवर्क मेरे पास से चला गया। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं और ये प्रतिभागी लोगों को भी, जितने भी प्रतिभागी हमारे बीच में हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो उन दिक्कतों को साथ साथ सामना करते हुए हमें इस कार्यशाला का आयोजन करना है। मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यशाला के मुख्य
अतिथि प्रोफेसर GS सोन जी का सहयोग हमें इस कार्यशाला के लिए मिला है। आपका सहयोग पूर्व में भी इस विश्वविद्यालय को, इस परिसर को मिलता रहा है और आपके सहयोग से हमारे इस परिसर में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। आप स्वयं भी अनेक कार्यशालाओं में उपस्थित रहे हैं। आपसे मिलने का भी सौभाग्य मुझे पूर्व में मिला है, इस बार भी मिलता, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं, तो वर्चुअल रूप से मिलने का सौभाग्य हमें आपसे मिला है। आपका सहयोग सदैव हमारे परिसर को, हमारे विश्वविद्यालय को मिलता रहेगा, यही मैं आशाएं करता हूं। हमारे इस कार्यशाला के संरक्षक एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय, नवश्री सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी जी का मार्गदर्शन हमें लगातार ही मिलता रहा है। आपने बहुत अल्प काल में विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य किया है। अभी हमारा नवसृजित विश्वविद्यालय है, मात्र 6 महीने का ही समय हुआ है विश्वविद्यालय को बने हुए, लेकिन हमने अनेक उपलब्धियां इस दौरान प्राप्त कर ली हैं। हम लोगों ने अनेक कार्यशालाओं का इस बीच में आयोजन किया है और इस योगा में भी कार्यशाला हुई, इसी तरह से कार्यशाला हो रही है। अभी एक हिस्ट्री में एक कार्यशाला होने वाली है। इसके अतिरिक्त 15 दिन 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम लोग नमामि गंगे के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक कार्यशाला एवं एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाना है। आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, आपका उत्साहवर्धन हमें मिलता रहता है। हर किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी तरफ से हमें हमेशा सहयोग मिलता है एवं हमें मार्गदर्शन आपका मिलता है। आप स्वयं अपने आप लग करके किस तरह से इस कार्यक्रम को किया जाए, कैसे आयोजित किया जाए, आप हमें हमेशा सहयोग प्रदान करते रहते हैं। कार्यशाला की बात यदि हम करें तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं स्वयं स्टैटिस्टिक्स का अध्यापक हूं और रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर जो कार्यशाला की जा रही है, इस पर मुझे अत्यधिक खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में अनेक प्रांतों से, देश के अनेक प्रांतों से 110 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे विषयों पर ज्ञान दिया जा रहा है। ऐसा अवसर बहुत कम मिल पाता है, जैसे प्रोफेसर पुष्पा अवस्थी मैडम भी कह रही थी, हमारी डीन आर्ट्स, कि बहुत कम अवसर ऐसा मिल पाता है कि रिसर्च के समय में हम लोगों को इतना एक्सपोजर मिल पाए। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ICSSR ने इस कार्यशाला को स्पॉन्सर किया हुआ है। आपको बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो आप लोगों के लिए जानने बहुत जरूरी हैं, जैसे हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग, साइकोमेट्रिक्स, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, SPSS, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि आप लोगों को रिसर्च में बार बार आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, जिनके बारे में आपको हमारे देश के जाने माने जो विद्वान हैं वो आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्यक्रम डायरेक्टर प्रोफेसर मधुलता नयाल ने इसमें बहुत मेहनत करी है और देश के अनेक हिस्सों से विद्वानों को लेक्चर्स लेने के लिए आयोजित किया गया है। इन लेक्चर्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, HS गौर सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के अनेक प्रमुख संस्थानों, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परिसर स्वयं विद्वानों से भरा हुआ है। हमारे अनेक विभाग ऐसे हैं, जैसे हमारा एजुकेशन विभाग है जिसमें बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन रिसर्च मेथोडोलॉजी में पहले भी कराया गया है। तो इन सब विद्वानों की मदद से आप लोगों को विभिन्न विषयों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। तो मेरा आप लोगों से, सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस कार्यशाला को आप लोग बहुत गंभीरता के साथ लें, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। जैसा मैडम ने अभी कहा, प्रोफेसर पुष्पा अवस्थी मैडम ने, इस सर्टिफिकेट लेने के लिए आप लोग कार्यशाला को मत अटेंड करिए। वैसे भी जो हमारे शोध विद्यार्थी हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। जो अध्यापक हमारे होते हैं उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है, क्योंकि पर्सनल प्रमोशन के लिए उन लोगों को सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन शोध विद्यार्थियों को मैं सोचता हूँ सर्टिफिकेट की इतनी जरूरत नहीं है जितनी ज्ञान की जरूरत है। और यहाँ एक ज्ञान का सागर आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है, तो उसमें आप लोग गोता लगाएं, उस पर फायदा लें, पूरा का पूरा फायदा लगें, यही मैं आप लोगों से आशाएं करता हूं। मैंने महसूस किया कि कोर्स डायरेक्टर ने बहुत अच्छे विषयों को इसमें ले रखा है
विशेषकर एक विषय जो मुझे बहुत पसंद आया कि एथिकल इश्यूज ऑन सोशल साइंस रिसर्चेस डीलिंग विद प्लेगरिज्म। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आजकल हम लोग इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, हर चीज हमको इंटरनेट से मिल जाती है, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं कहीं ये प्लेगरिज्म के अंदर तो नहीं आ रहा है, कहीं ये नकल के अंदर तो नहीं आ रहा है। आजकल आप लोग आगे जाकर के आप लोग अपनी पीएचडी थीसिस जमा करेंगे या रिसर्च पेपर्स कहीं भी भेजेंगे तो हमेशा आप लोगों को प्लेगरिज्म का टेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपका जो आपने पेपर भेजा है, जो आपने लिखा है, यदि वो प्लेगरिज्म की एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर जा रहा है तो आपका पेपर या आपकी थीसिस जमा नहीं हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिनकी आपको जानकारी दी जा रही है। मेरा अनुरोध है कोर्स डायरेक्टर से कि एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस हम लोग कहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि क्योंकि मैं इसके विषयों को देख रहा था तो मुझे नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस पर टॉपिक्स कुछ नहीं दिखाई दिए, और क्योंकि सोशल साइंसेज का ये आपके सोशल साइंसेज के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो मुझे जरूर लगता है कि अंतर्निहित जरूर होंगे कि नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस पर आपने जरूर कहीं ना कहीं पर कुछ रखा होगा। क्योंकि आज के समय में हम लोग कहते हैं दो तरह की इन्फेरेंस होती है, एक तो पैरामेट्रिक इन्फेरेंस होती है और एक नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस होती है। लेकिन सोशल साइंसेज रिसर्च में या एजुकेशनल जो हमारा डेटा है या जो हमारा डेटा मेडिकल साइंसेज का जो डेटा है, इस तरह का जो डेटा है, ये डेटा जो हमारी नॉर्मलिटी का एजम्पशन होता है, जो भी हमने डेटा लिया हुआ है हम एक एजम्पशन मान करके चलते हैं। जितने भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं उसमें हम ये एजम्पशन मान करके चलते हैं कि जो हमने डेटा कलेक्ट कर रखा है दैट डेटा फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो डेटा हमने ले रखा है वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हुआ है। लेकिन सोशल साइंसेज में या एजुकेशनल साइंसेज में या इस तरह के जितने भी हमारे मेडिकल साइंसेज में आज की डेट में जितना भी डेटा मिल रहा है दैट डेटा डज नॉट फॉलो द नॉर्मलिटी एजम्पशन। तो यदि वो नॉर्मलिटी एजम्पशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति में हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग सोशल साइंसेज में रिसर्च करने जा रहे हैं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे इन कंपेरिजन टू पैरामेट्रिक टेस्ट। यू विल हैव टू यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मच मोर इम्पोर्टेंटली। और कोई भी पेपर यदि आप लोग भेजेंगे उसमें जब भी आपके पास उसकी रिव्यू के लिए पेपर जाएगा उसमें पहली चीज यदि आपने पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपके टी टेस्ट या आपके क्या कहते हैं एनोवा वगैरह आते हैं, उसमें आपके पास आपसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपने इन टेस्ट की जो एजम्पशंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि ये एजम्पशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को नहीं यूज कर सकते हैं। तो मैं कोर्स डायरेक्टर से भी ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ा एम्फेसिस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर ज्यादा किया जाए क्योंकि विद्यार्थियों को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है अपने रिसर्च के लिए। तो हमारे क्योंकि इस समय तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट मेरे ख्याल से प्रोफेसर पीडी भट्ट जी द्वारा देखा जाना है। तो प्रोफेसर पीडी भट्ट जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि जब वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करें उस समय ज्यादा एम्फेसिस नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस पर दें, क्योंकि जो थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है सोशल साइंसेज में वो दिक्कत ये पड़ती है कि बच्चा टी टेस्ट लगाने चला जाता है या जेड टेस्ट लगाने चला जाता है या एफ टेस्ट लगाने चला जाता है या सीधे कहता है कि हमें एनोवा यूज करना है, लेकिन ये नहीं देख पाता है कि उसके एजम्पशंस यूज हुए हैं, एजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत साफ स्पष्ट होता है कि यदि आपके एजम्पशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट के बदले आप लोगों को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने हैं। और हर पैरामेट्रिक टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जरूर एग्जिस्ट करता है। एनोवा भी आप यूज करते हैं तो एनोवा के कंपेरिजन के कॉरस्पॉन्डिंग भी नॉन पैरामेट्रिक में टेस्ट हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से कोर्स डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस कोर्स में नॉन पैरामेट्रिक के बारे में भी विद्यार्थियों को जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अवश्य जानकारी दी जाए और उनको उसमें किया जाए कि किस तरह से वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करके अपने रिसर्च को बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके साथ ही एक थोड़ा सा मेरा और अनुरोध है कि एक सेशन यदि अभी आगे कहीं मौका मिलता है तो कम से कम 1 या 2 सेशन डिस्कशन के जरूर रखिए जहां विद्यार्थी अधिक से अधिक डिस्कशन कर सकें। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी बात को कह सकें, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके,
इस तरह के यदि 1 या 2 सेशन आप लोग रख सकते हैं तो मैं सोचता हूं कि आपका जो ये कार्यशाला है ये विद्यार्थियों के, प्रतिभागियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। मैं जो रिसोर्स पर्सन हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि केवल अपने लेक्चर पर ही कंसंट्रेट होने के बजाय बच्चों को ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा डिस्कशन करने के लिए एनकरेज करिए, ताकि पार्टिसिपेंट्स की बात आप तक पहुंच सके। इस कार्यशाला का उद्देश्य होना चाहिए कि उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके, उनको समझ में आ सके कि हम लोग कोई भी टेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, या हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्यों यूज कर रहे हैं। मेथड यूज करने के लिए उसका फॉर्मूला बताना जरूरी नहीं है। फॉर्मूला आज की डेट में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप लोगों को SPSS की भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। SPSS से आप लोगों को कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, SPSS में आपके रिजल्ट्स निकल करके आ जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि एनोवा कहां पर यूज हो सकता है, टी टेस्ट कहां पर यूज हो सकता है, कहां पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, कहां पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस क्या है। ये कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है बजाय ये जानने के कि आपके टेस्ट का फॉर्मूला क्या है या आप टेस्ट कैसे यूज करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यशाला में बहुत अच्छे विषयों को रखा गया है। आगे भी यदि मुझे मौका लगेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कार्यशाला में शामिल होने का प्रयास करूंगा। मैं सभी प्रतिभागियों को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यशाला में आप भाग ले रहे हैं और आप इसमें अच्छे से अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं इस कार्यशाला की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय उत्तराखंड। अपने इन बहुमूल्य सुझावों के लिए हार्दिक धन्यवाद डायरेक्टर का, और इस प्रोत्साहन के लिए आपका हार्दिक आभार। कार्यक्रम में अब मैं आमंत्रित करती हूं जिनकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। आप हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, डायरेक्टर रिसर्च ICSSR एंड ऑनरेरी डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजनल सेंटर न्यू दिल्ली, डॉक्टर GS सोनकर। सर, आप अपने संबोधन के लिए आमंत्रित हैं। Very good morning, everybody. All. Hello. Am I audible? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? Yes. Honorable Vice Chancellor, Sobhan Singh Jina University, Professor NS Bhandari, Professor Puspa Awasthi, Dean, SSJ Campus, Professor Neeraj Tiwari, Director, SSJ Campus, Professor Madhu Lata Nayal, Course Director, and Professor Aradhana Shukla, and all other scholars and participants. It's a great occasion for me to be with you, of course, on virtual mode today morning at the beginning session of the 10-day course. To begin with, let me congratulate Professor Madhu Lata Nayal that she took the brunt of conducting this course despite odds in the sense, due to this pandemic situation, we all are not able to meet physically. Otherwise, all our these research methodology courses are normally held on physical mode, and which I think have a special attraction. But due to all these problems, due to COVID situation, this was the only way out to go for this course. Ravi, sorry, 1 minute interruption. Sorry. Yes, and particularly this communication problem which you might be facing at the place, like Almora, that was another risk, of course, I could understand. And despite that, she has been able to manage all these things. All my congratulations and good wishes for the successful conduct of the course. Now, friends, basic issue comes, why the research methodology courses? What is the need of such courses for the student? And if we look at the days when we were research scholars,
This sort of courses were hardly heard about, and there were no opportunities. Even if the opportunities were there, those were limited to only a few. So the net result was that time, due to this less accessibility to these courses, particularly the people or the scholars coming from the remote universities like Uma University or some other areas, it was definitely a big problem to get the views of scholars, researchers who are away from the university or who are away from the department per se. But now with this view, we being an apex organization of social science research, realize this problem because our basic motive is to promote research, social science research, of course, in the country, as well as to maintain the quality of research. Because in higher education, I feel the larger coverage, only coverage of the larger masses, only enhancement of enrollment is not sufficient. I think along with that, it is very essential that we maintain quality in higher. If we are able to maintain as well as we expand the base of our higher education, I think that is the best way. But only to expand the base without looking at the quality of research and education, particularly in higher education, I think that will not be a correct way of maintaining our higher education, particularly when we have to compete globally. So that's why in ICSSR also, we are concerned that particularly in social science research, there must be a minimum standard which must be maintained in all researches, in all publications. And that's why we have started this sort of courses for the research scholars. Because I know in the department, there may be very good teachers, there may be very good researchers, but many times, unless and until your problem is discussed in a larger forum, unless and until your problem is, looked at critically by the others, I think we may not be proceeding in the right direction of our research. So that's why for any researcher, right from the conception of the synopsis, right from the conception of the concept of research, I think a critical way of looking at the matter, critical way of looking at the synopsis that you are pursuing with and the plan you are going with is very essential. So that's why in ICSSR, we thought this sort of courses could perhaps help the research scholars to, sharpen their research ability, to know about what the research is, because perhaps of course, faculty people are here, but the researchers are there, participants are there. They may also be realizing that when a scholar starts for research, at the beginning, it's very difficult to know in what way I have to proceed with, what is the path I have to treat with, and what after all the research is, where I am going with. So for all these purposes, of course, supervisor's provision is there, but at the same time, only supervisor's provision, because after all, one has time limit, one has one's own commitment, and one has one's own expertise also. But when there is an opportunity to listen the researchers across the discipline, to listen the researchers or the scholars from other disciplines, and the people who have reached to the height of their research, how they have been able to do so, then it gives a great confidence to a researcher that what kind of research I have to go with, what kind of procedure I have to follow, what kind of methodology I have to opt for, and for that matter, even finalizing your problem, that is very helpful.
So, friends, that has been our view, because many times there has been some question also, if okay, the research base is to be expanded, why not to go for more concessions, more fellowships, and more all these incentives to do research. But we have realized that merely giving more fellowships, merely giving more books, and merely giving the more library facility is not enough for producing a quality research. For that matter, the views across the discipline, the views prevailing at the larger forum are very essential. So that's why we have tried to promote these courses, so that you get opportunity to know more about the research, to know more about the suitable methodology that you have to follow, to know more about how to narrow down your hypotheses and your problem at the beginning. Now the question comes, this is the course on social sciences, so many times I have seen the scholars, I am from psychology department, I am from sociology, I am from political science, though they are under the broad umbrella of social sciences, but that sort of a concept is developed that watertight compartment is there, as if psychology means psychology, they don't have anything to do with the sociology, they don't have anything to do with the political science or economics and so on and so forth. But I feel with the development in research, basically, as a social scientist, what you have to focus on, you have basic aim of a social scientist is to develop research, to develop discipline for the benefit of the society and for the benefit of any mankind. So if all these things are revolving for the development of a mankind, for the development of a society, then we cannot confine ourselves to a particular discipline. Yes, when the question of core research comes, that can be there. But when we say for the mankind, for society as a large, we have to do something, we have to do our work for the benefit of the society, then obviously these interdisciplinary approaches are there. Interdisciplinary research or research across the disciplines. So these sort of concepts are now coming up, which is why it's very essential that we must have the knowledge of the methods prevailing in other disciplines also. We must have little bit knowledge how the political scientists proceed with the concept and what are the concepts prevailing over there, and how a sociology student look at the problem, in what way they proceed with. So that's why these interdisciplinary courses under the umbrella of social science research we have tried to conduct. And of course, sometimes there may be some questions when the technical sessions are there, that some student may raise question, okay, no, my discipline is sociology, why I should go for the economics? I don't have anything with the economics as such. No, I don't think that should not be a concept. That I just want to make clear to all the research scholars, of course, if they are in the loop, or the faculty who will be taking the classes, because this is overall umbrella of social science research we take, and we just want to take the plus points of all disciplines to pursue your research. As my previous speakers have also tried to highlight the approaches that we have to follow, a kind of integrated approach we have to follow for the research. We have to show what are the best things prevailing in other practice. As we say, this when there was a time, all this qualitative research was the way, anthropology and all this that kind of research was dominating rather the scene. But the scenario came, then gradually the phasing out of the qualitative research took place, and this quantitative methods started dominating the scene. So, but we must say that qualitative, quantitative, all these are there. We have to take the best out of that. When our research problem is there, then what can be the best way
whether qualitative or whether quantitative. At the same time, whether there is a need of applying an integrated approach of both methods that we should go. So the best way could be techniques and methodologies available in the field of social science. I think you can have a better approach to your research. That's why this sort of interdisciplinary courses we have started. Of course, there was a time that sometime we had sponsored subject-specific courses also. But I think in that case, it is confined to main subject, and then of course it looks like a class of that particular discipline in any university classes. So that's how we have tried to go for this methodology courses, interdisciplinary or social science methodology courses. The researcher, we see, I think one concept needs to be made very clear, that when a researcher opts for going for the research, it's very essential that one must be equipped with the theoretical background. I feel, because nowadays I have seen the trend that, okay, the researcher will come the very first or third day, sir, what should be my questions and what is the problem I should go for, and what will be my topic, you please try to let me know. Because we have seen the research being conducted in foreign universities also. At the very beginning, one cannot say, I'm going to do research on this particular topic. It is not logical for the research scholar as well as for the supervisor. Because at the initial stage, I feel, let the scholar be asked, okay, broadly, this may be the theme you can go for, but try to go for the theoretical aspect of this issue, theoretical aspect of the concept. Unless and until a scholar has, a researcher has the deep knowledge of the theory on the topic or on the theme that one wants to proceed with, I think if we just start the research and we talk about the field work, we talk about the development of tool, I think that will be a great injustice to the research. So that's why it's my appeal to all the scholars that your theoretical background must be very sound. Let your problem come out of the theoretical knowledge that you have gained over there. Because unless and until your problem is based on the theoretical method, I think the very foundation of the building, if you want to make a very strong building having 3, 4 or 5 stories, then obviously we have to go deeper for its foundation. Its foundation stone has to be very strong as well as much deeper. Similarly, in that case, I feel if we really want to go for a quality research, if we really want to go for a sound knowledge in the research, I think the theoretical background must be there. The theoretical deep knowledge about the theory of the on your laptop or computer. People don't try to even to go to the library. Of course, I'm not talking that like our days, one must go to the library and make cards physically, doing all these things. But even on the laptop, you have all original books available with you. Why don't you go for the books, original writers' books on those concepts? If a researcher tries to read the real concept by going through the literature, by going through the books available in the field, not by the a critique which has come on the screen, which has come, which has been published over some journals or like that. So I feel the very first step that a scholar needs to go through is the deep knowledge about the theory, and then after that only the conceptualization of your problem must start. And that conceptualization can be very easy now then. That will give a self-confidence in the researcher, as well as it will help him later on to develop his tool, to go for the correct methodology,
and to analyze his data and so forth. Now the question was, when we are now going for this sort of courses, this sort of research methodology courses, there are so many topics I have seen which have been listed during the technical sessions, which will be coming during the course. And I have seen very good topics also the course director has chosen. But there are 2-3 issues which I feel are very must, which need to be kept in mind, and which of course Professor Tiwari also highlighted, and which Professor Awasthi also said. One of the very important issues, particularly in social science, is the proper use of technique as well as statistical tools. Unless and until you choose the correct statistics for your data interpretation, for your development of the tool, data analysis, I think your research may not produce the desired results. So what technique is to be, whether we have to go for the parametric, whether we have to go for the non-parametric, and what kind of data analysis we can have. Of course, much of the things have been made easy by these SPSS programs, but sometimes I think it is not correct way of also to have over dependence on these SPSS. One must have the knowledge of the techniques, statistical techniques, what technique I am using and what is the correct technique for that. So that's why I think every researcher must have minimal knowledge of the statistical technique. Then only he can be able to choose the correct technique for his own research. I have seen many researchers, their work is being questioned at the very later stage. In some interviews I have seen, you have completed 2 years time, 2.5 years time, but when you face the interview board for some job or some other things, then the scholars or the experts there raise a serious question about the technique you have used for your research. So I think that will be very embarrassing situation for any scholar, because reaching to that stage and by using the wrong method or by using the wrong technique of your statistics, that becomes very fatal for any scholar. Maybe that is not the fault of the scholar. That is the fault of somewhere, and that fault may lie somewhere else. That's why if that concept had been discussed at the platform, like this research methodology course, or that had that problem been discussed at the larger forum of scholars, I think the scholar could have rectified all those things when there was enough time to do so. So that's why I feel that much attention is to be paid on this for all these statistical use, as well as I feel the another issue which is coming about is the plagiarism. Plagiarism is now a very serious issue which is coming, and with this issue coming up, because nowadays softwares are there, and being in ICSSR, I know there have been so many issues in the past, but those issues were being caught only when by chance some thesis went to a person where from somebody had borrowed a large portion. Okay, but nowadays the technology is much more sharper. Now your thesis or your work can be questioned at any stage because software is there. Your work can be, even at the university level, when you are submitting your thesis, that can be questioned. So because, and if you are caught, I think every research scholar as well as every faculty needs to know that UGC has already made notification about the plagiarism issue in July 2018. I think everybody needs to go through that notification which has been issued by UGC in July 2018. It has been clearly mentioned that what is plagiarism and what is the quantum of punishment for that, even for a student as well as for the faculty.
So that's why I feel there is a need to check all this plagiarism issue by the students as well as by the faculty. Minimal efforts should be made to go for the verbatim use of others, work. And of course, you can use others' work, but at the same time, why don't you acknowledge the person? Why don't you acknowledge the the work done by him or her? We have seen even in ICSSR family, I know there are some serious issues which have been noticed at the stage when the person's promotion is there. When a person is reaching to the promotion under caste to a certain level, then at that stage we find that her or his books even are plagiarized and having the content of 80 to 85% even, you can imagine. So I think these things need to be very carefully taken up, and all the during this technical session also I feel there is every student is sensitized about this particular issue also. And yes, last thing which I want, of course the time is already over, I think 11 was the thing. I feel that during the technical sessions there should not be an one-way traffic going on in the even if the classes are on the virtual mode. There must be some interactive session in every lecture. At the end of the lecture, half an hour at least must be kept to listen the problem of the scholar as well as to give answer to the queries, because student mind has so many problems and there are so many students. Everybody query cannot be answered, but there may be some common queries from the students. So I think those queries need to be addressed by the faculty concerned in the technical session. And there each and every period, I think 2 periods are given to a faculty. At the end, minimum half an hour must be there for the interactive issues, and it may be more than that also, but I'm talking about the minimum thing, so that the student could raise their problems and they could get the solution also. Otherwise, I think there should be efforts to avoid the one-way traffic. If both-way traffic is there, I think that will be more participatory approach and more knowledge giving to the students. So I think with all these things, I hope this course will be conducted successfully, and I'm sure that the student will be benefited out of this 10 days methodology course. And at the end, I think every student must give their input and their views about the course, and that you can convey to the course director, and that must be a free and frank opinion, so that we could try to incorporate some suggestions which you may give for the course. And of course the syllabi of the or the topics could be arranged accordingly. So with all these words, I express my good wishes for the successful conduct of this research methodology course. I will all success to the student and all success to the course director, as well as of course thanks to all the scholars and faculty available and listening who are at the link virtually. Thank you very much. थैंक्स सर, आपने अपने इतने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए और साथ ही रिसर्च के लिए एप्रोप्रिएट मेथड, गोल्स, पाथ्स के बारे में हमें ये जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर सर का। हमारे बीच उपस्थित हैं एसएसजे यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एनएस भंडारी सर। आपको आमंत्रित करती हूँ अपने के लिए। क्या बोल रहे हैं? आप सभी को हमने पहले भी अवगत कराया था कि कनेक्टिविटी की परेशानी की वजह से बहुत मुश्किल होता है वर्चुअल इस तरीके के कार्यक्रम कराना, और अभी हमारे बीच प्रोफेसर एनएस भंडारी सर हमारे एसएसजे यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। कनेक्टिविटी एरर के कारण हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं,
परंतु उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित की हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय का। कार्यक्रम में आगे अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करती हूं हमारी गुरु, सीनियर फेलो ICSSR, रिटायर्ड प्रोफेसर SSJ कैंपस अल्मोड़ा, प्रोफेसर आराधना शुक्ला मैम को। अपने शुभाशीष के लिए आप आमंत्रित। नमस्कार, सबको बहुत बहुत आभार, बधाई व शुभकामनाएं। आज का एक ऐसा अमूल्य बहुमूल्य दिवस है हम लोगों के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए, जिन लोगों के सहयोग से और जिन लोगों के लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया, और हमें सबके सहयोग की पूर्णतः विश्वास आवश्यकता है कि सबके सहयोग से हमारा यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो पाएगा। और इसी कार्यक्रम में मैं आराधना शुक्ला आप लोगों के सामने आभार गुच्छ देने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है संसाधनों को जुटाना। बिना संसाधनों को जुटाए हुए हम किसी भी कार्यक्रम को ना तो स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर GS सोन, डायरेक्टर ICSSR, ऑनरेरी डायरेक्टर नॉर्थ रीजनल सेंटर को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपके सहयोग के इस कार्यक्रम का श्री गणेश ही नहीं हो सकता था। मुझे आपसे यह आशा रहेगी कि आप हमेशा हमारे साथ अपने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके के एंडेवर से हमारे साथ रहेंगे। हम तभी विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। कार्यक्रम के आभार व्यक्तीकरण की श्रृंखला में ही मैं SS जीना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कनेक्टिविटी के कारण जुड़ने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन अमूर्त भी कुछ होता है। उनका अमूर्त आशीर्वाद, अमूर्त सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा, और जिसके लिए मैं और यह हमारी पूरी टास्क टीम जो है उनके लिए हृदय तल से आभारी है। प्रोफेसर नीरज तिवारी, आदरणीय डायरेक्टर SS जीना परिसर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बिना उनके किसी सहयोग के, बिना प्रशासनिक समर्थन के हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। आपका लेक्चर मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने सबमिशन भी आपके सामने दे दूं। जो आपके इन्फरेंशियल, डिस्क्रिप्टिव, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात थी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर PD भट्ट जी ने अपने लेक्चर में इन सभी चीजों का बहुत ही सुंदर, विस्तृत और डिटेल्ड समावेश कर रखा है, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा जिस दिन उनका लेक्चर होगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपके पास थोड़ा भी बहुमूल्य समय निकले तो आप उसमें आने की कोशिश करें। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारी आदरणीय संकाध्यक्षा कला संकाय डॉक्टर पुष्पा अवस्थी ने सार गर्भित भाषण से हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई भी कोर कसर ना छोड़ी। वो कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। प्रोफेसर पुष्पा अवस्थी जी का, प्रोफेसर नीरज तिवारी जी का, डॉक्टर GS सोन का बड़ा ही सार्थक सहयोग रहा। हमारा परिवार इसके लिए हृदय तल से आभारी है। हमारी कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर मधुलता नयाल का मैं तहे दिल से स्वागत, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं उन्हें इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, प्रोफेसर नयाल, मैं आपसे ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इस पात्र समझा कि आपने मुझे यहाँ पर कोर्स डायरेक्टर के रूप में आमंत्रित किया। मैं आपके लिए ऋणी हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम प्रोफेसर PD भट्ट, प्रोफेसर M गुफरान, डॉक्टर रुचि कक्कर, डॉक्टर प्रीति टामटा, डॉक्टर नवीन भट्ट, सुनीता कश्यप और विनीता, इन लोगों का जो सहयोग था हम इसको कभी भी नहीं भूल सकते। और इनका जो भी कार्य हुआ है उसके लिए, और ये निरंतर हमारे साथ बने हैं और हमें विश्वास है कि इनका सहयोग हमको प्राप्त होता रहेगा। हमारी वित्तीय समिति, फाइनेंशियल टीम
हेमचंद पांडे जी, डॉक्टर पूजा कमल, इन लोगों का सहयोग भी हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य रहा है और इन लोगों के सहयोग से यह कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारा जो सेक्रेटरियल स्टाफ है उसने भी बहुत कार्य किया है और हम उसके लिए भी तहे दिल से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत सहयोगी व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी, जिसके बिना तो यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभ क्या स्टार्ट भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर विभास मिश्र। डॉक्टर विभास मिश्र ने अगर हमें इंटरनेट की सहूलियत ना दी होती, कल पूरे समय भगीरथ प्रयत्न से उन्होंने हमें यहाँ पर स्थित कराया और शायद भगीरथ ने भी इतना परिश्रम करके गंगा का अवतरण नहीं कराया होगा जितना कि मिश्र जी ने किया और हम लोगों को उन्होंने यहाँ पर बैठने का पात्र बनाया। मैं अपने पूरे विभाग, पूरे परिवार की ओर से मिश्र जी और उनकी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर DS बिष्ट OSD और डॉक्टर मनोज बिष्ट, इन दोनों ने भी हमारा इतना अधिक मदद किया, इतनी सहायता की कि हम उनका भी तहे दिल से आभारी हैं। अब बात आती है हमारे टास्क फोर्स की। रजनीश, विश्वजीत, चंदन, आकांक्षा, फौजिया, मोनिका, और अगर कोई गलती से छूट गया है तो उसके लिए क्षमा याचना। आप लोग हमारे लिए, दिव्या, फौजिया, तो आप लोग सब ने इतना कार्य किया कि जो हम कहते हैं कि रियली आप लोगों ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का काम किया। आप लोगों को आभार नहीं व्यक्त करूंगी, आप लोगों को आशीर्वाद दूंगी, तबीयत से आशीर्वाद दूंगी कि आप लोग आगे बढ़ें और जितना भी आप लोगों का मार्ग ज्योतिर्मय हो सके, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। हमारा 3rd क्लास 4th क्लास स्टाफ, हमारे विभाग का लैब बेरर विजय पंत हमें समय समय पर सहूलियत प्रदान करता रहा। मैं उसको भी आशीर्वाद प्रदान करती हूँ कि वह खूब आगे बढ़े और तरक्की करे। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप तो रही गए थे, लेकिन नहीं, आप ही तो सब कुछ है हमारे लिए। आपको मैं एक चीज बताऊं कि यह जो वर्कशॉप हो रही है, यह उन इश्यूज पर हो रही है जिनको MA करते समय आपने मन न लगने के कारण छोड़ दिया था और अब आपको इसकी जरूरत पड़ी ही पड़ी है, क्योंकि आप इसको फॉलो किए बिना, विदाउट फॉलोइंग ऑल ऑफ देम, यू कैन नॉट रीच द गोल ऑफ योर रिसर्च। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसका एक एक लेक्चर मन लगा करके ध्यान से सुने, उसका अवगाहन करें। हर लेक्चर के बाद आपको डिस्कशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। आप सबके साथ रहें और लगातार अपना करते हुए, लगातार अपनी भागीदारी शो करते हुए आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आप कुछ सीखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आराधना शुक्ला स्वयं को भी धन्यवाद दूंगी और अपने लिए भी कामना करूंगी कि मैं 10 दिन तक स्वस्थ रहूं, प्रसन्न रहूं और आप लोगों के साथ हर पल हर क्षण आप लोगों के साथ बनी रहूं। आप लोगों को सादर धन्यवाद, मेरा आभार। थैंक्स मैम आपके इस शुभाशीष के लिए। अब आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी। ये आप सभी को अपकमिंग डेज की क्लासेस के लिंक मेल कर दिए गए हैं। आप सभी अपने मेल बॉक्स ओपन करके इन लिंक से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और उन्हीं लिंक से आपको अपकमिंग डेज की क्लासेस से जुड़ना है। और मैं फाइनली थैंक्स करूंगी आप सभी को, हमसे जितने भी डिग्निटरीज जुड़े उनको, डायरेक्टर सर को, हमारे आज के चीफ गेस्ट सर को और साथ ही सभी हमारे ऑनरेबल टीचर्स को, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहेंगे हमारे साथ आने वाली क्लासेस के लिए और आप और हम सब मिलकर सीखेंगे रिसर्च की बारीकियां। इजाजत दीजिए, नमस्कार।